Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th of December 2020। तो 20 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले आज के सवाल जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ बोथ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एससीओ और आरसीईपी दोनों का मेंबर कौन सी कंट्री है? वन इज चाइना, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज रशिया। आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कौन कौन से हैं। वन ओनली, वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली या थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला है, इट गारंटीज दैट स्टेट्स दैट हैव रेटिफाइड द ट्रीटी विल प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तीसरा सवाल है, व्हाट इज मेजर्ड बाय द ऑक्टेन रेटिंग ए नंबर। ऑक्टेन रेटिंग ए नंबर से क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शंस आर माइलेज परफॉर्मेंस ऑफ अ फ्यूल इन नॉन आइडियल कंडीशंस, एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल टू रेजिस्ट नॉकिंग इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल्स या अमाउंट ऑफ वोलेटाइल कंटेंट इन अ फ्यूल। तो इनमें से क्या मेजर किया जाता है ऑक्टेन रेटिंग या नंबर से? सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दिस। पहला जो सवाल है उसका आंसर है वन, चाइना केवल दोनों का मेंबर है ना। इंडिया आरसीईपी से बाहर हो गया और रशिया आरसीईपी का मेंबर नहीं है, तो केवल चाइना उसका रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, और पहला भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा सवाल जो था ऑक्टेन रेटिंग ए नंबर, तो इट्स एबिलिटी ऑफ अ फ्यूल टू रेजिस्ट नॉकिंग इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसको मेजर करते हैं आप बेसिकली ऑक्टेन रेटिंग या नंबर से, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे आज के न्यूज़पेपर में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ सेंटिनल आइलैंड विल वाइप आउट द ट्राइबल्स। अब एक रिपोर्ट आई है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि अगर सेंटिनल आइलैंड, जो कि नदन सेंटिनल आइलैंड अंडमान का, अगर उसका थोड़ा सा भी और एक्सप्लॉयटेशन किया गया तो वहाँ पे जो सेंटिनलीज पॉपुलेशन है, एक्चुअली वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको हम सेंटिनलीज बोलते हैं। देयर आर 4 to 5 ट्राइब्स इंपॉर्टेंट विच आर लिविंग इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 4 से 5 ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहती हैं। पहले तो उनके नाम लिख लो आप लोग, कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं। वो ट्राइब्स हैं आपकी ग्रेट अंडमानीज, ओंजे, जराबा एंड शोम्पेन्स। ये सेंटिनलीज के अलावा 4 ट्राइब्स हैं, याद रखिएगा। ग्रेट अंडमानीज, ओंजेज, जरावा एंड शोम्पेन्स, ये 4 ट्राइब हैं। अब एक्चुअली पूरे देश में अगर आप देखो तो लगभग 76 ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि पीवीटीजी के अंदर आती हैं। पीवीटी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत भी जो सबसे मतलब कि लीस्ट मतलब कि कहना चाहिए मोस्ट वल्नरेबल हैं, मोस्ट वल्नरेबल वाली जो ट्राइब्स उनको हम पीवीटीजी बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उनमें से ये 5 जो रहती हैं वो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में रहती हैं। कौन कौन सी हैं? ग्रेट अंडमानीज, ओंजेज, जरावा एंड शोम्पेन्स। दीज आर द अदर देन सेंटिनलीज। एक है लास्ट आपकी सेंटिनलीज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंटिनलीज जो है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड ट्राइब्स में आती हैं, बहुत ज़्यादा अलग रहने वाली ट्राइब्स हैं, और 50 से 100 के बीच में इनके नंबर्स हैं। और अभी आपने लास्ट ईयर एक केस सुना होगा, जॉन एलन चाउ का एक केस भी सुना होगा, जिसमें कि एक व्यक्ति को सेंटिनल आइलैंड्स में वहाँ पे धनुष बाण से मार दिया गया था, है ना। So he went there, he was trying to study them and all, ये सारी चीज़ें कर रहा था, but they are so secluded that they don't know कि दूसरे ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, कौन है, तो ये सारी चीज़ों को नहीं पता है। सो वही चीज़ यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर सेंटिनल आइलैंड्स का और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया, सो दैट विल लीड टू द वाइपिंग आउट ऑफ द इंटायर सेंटिनलीज पॉपुलेशन एंड दैट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर दिस कंट्री। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि राइट ऑफ द पीपल टू द आइलैंड इज नॉन निगोशिएबल। जो राइट्स ऑफ द पीपल हैं टू द आइलैंड, दैट इज नॉन निगोशिएबल, ठीक है ना। तो ये नॉन निगोशिएबल राइट्स के अंतर्गत आने चाहिए। और जैसे ये जो टॉपिक है आपका GS1 के मेंस में भी आ सकता है, GS1 में आ सकता है, मेंस में भी, क्योंकि जो ट्राइब्स वाला पार्ट है ये सब इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, GS1 में पूछा जा सकता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस के हिसाब से। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इस इशू को क्या है।
दीज राइट्स आर अनसेलिएबल, नॉन निगोशिएबल एंड अनइन्फ्रिंजेबल। तो यहाँ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि इतने मतलब प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं और दे आर वल्नरेबल ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, इनका बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि राइट रहता है, हक रहता है जो उनका लैंड रहता है, और आप उनसे वही लैंड छीन रहे हो। कैसे छीन रहे हो? आप वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा है कि लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बोली कि आपको इस सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, कमर्शियलाइज ज़्यादा इस एरिया को नहीं करना चाहिए, क्योंकि द सेंटिनलीज दे आर लिविंग इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड यू शुड प्रोवाइड दैट आइसोलेशन टू देम। अगर आपको पढ़ना भी है तो स्टडी फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक टर्म होता है स्टडी फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो ऑन द स्पॉट स्टडी ना करो, स्टडी फ्रॉम अ डिस्टेंस करो, है ना, दैट इज द थिंग। ये देखो लिखा है स्टडी ऑफ अ कल्चर फ्रॉम अ डिस्टेंस, दैट शुड बी द केस, नॉट दैट कि यू आर स्टडिंग ऑन स्पॉट एवरीथिंग, वहां पे जा करके आप मत पढ़ो। थोड़ा सा आपको मैप में शो कर देता हूँ मैं। जैसे अगर आप पूरा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखोगे ना, तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट आपको देखो कि यहाँ पे सबसे ऊपर तो कोको चैनल दिख रहा होगा। कोको चैनल के नीचे आपको नदर्न अंडमान, सबसे पहले आपको नॉर्थ अंडमान दिखता है, फिर बीच में आपको मिडिल अंडमान दिखता है, फिर ये आपका साउथ अंडमान है, और यहाँ देखो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, उसमें भी थोड़ा आइसोलेटेड जो आइलैंड ग्रुप है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। दिस इज योर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो नॉर्थ अंडमान ऊपर है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, और फिर आपका ये नीचे देखो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। उसके बाद आपका डंकन पैसेज आता है जो कि लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। ये साउथ अंडमान था और ये नीचे लिटिल अंडमान है, उन दोनों को अलग करने के लिए डंकन पैसेज फिर आता है, ठीक है ना। यहाँ याद रखिएगा इसको कि नॉर्थ सेंटिनल ये है, इसके ऊपर आपको पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड यानी कि रॉस आइलैंड मिल जाएगा, शहीद द्वीप यानी कि नील आइलैंड मिल जाएगा, स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड मिल जाएगा। इनके नाम भी याद रखिएगा कि स्वराज द्वीप को हैवलॉक बोलते हैं, शहीद द्वीप को नील आइलैंड बोलते हैं, और आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड को रॉस आइलैंड बोलते थे पहले, ठीक है ना। ये नए नाम है इनके। और फिर आपको यहाँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड मैंने दिखा दिया, डंकन पैसेज, फिर लिटिल अंडमान है, फिर आपका 10 डिग्री चैनल है, अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है, वो 10 डिग्री चैनल है देखो। तो अंडमान को निकोबार से डिवाइड करने के लिए 10 डिग्री चैनल, फिर आपका कार निकोबार, नीचे कार निकोबार, और फिर आपका नीचे ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे फिर ग्रेट निकोबार जहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट लाई करता है, ठीक है ना। तो ये आपका मैप मैंने दिखा दिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, है ना, जो आपको पढ़नी चाहिए। आज संडे का दिन है, वैसे भी तो काफ़ी न्यूज़ आइटम्स ऐसे आते हैं जो कि साइंस एंड टेक से रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, तो अपन सारी देखेंगे, ठीक है। ईडी अटैचेस द एसेट्स ऑफ फारूक अब्दुल्ला। तो ईडी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, 2 एक्ट्स को बेसिकली ये मॉनिटर करते हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस रहते हैं उनको हैंडल करने के लिए। एक तो आपका पीएमएलए एक्ट है 2002 का, पीएमएलए एक्ट 2002 का, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और एक होता है आपका एक्ट है फेमा एक्ट ऑफ 1999। तो फेमा है क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। इन दोनों एक्ट्स के अंतर्गत ये क्या करता है, ईडी बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनको रोकने का काम करता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। फिर अटैच कर लेता है, फिर एसेट अटैच कर लेता है, अगर आप इसको लगता है कभी कि ऐसा कोई गलत काम हो रहा है, दे अटैच द एसेट्स एंड ऑल, ठीक है। ईडी जो बना था वो 1956 में बना था। जब 1956 में बना था तब इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था। क्या नाम था इसका, इन्फोर्समेंट यूनिट था। और तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। जब ये बना था 1956 में तो इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, और तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक था। फिर 1957 में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत इसको ला दिया गया, ठीक है ना। 1957 में फिर इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ला दिया गया। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। प्रिजन पॉपुलेशन रिड्यूस्ड बाय 10.42% बिटवीन अप्रैल एंड जून। अब ये जो कोविड-19 का टाइम था एक्चुअली, वहां पे प्रिजन पॉपुलेशन को डिक्रीज किया गया। एक्चुअली ये डिक्रीज अपने आप नहीं हुई है, इसका मतलब आप ये मत समझना कि प्रिजन पॉपुलेशन डिक्रीज होने का मतलब है कि अपने आप डिक्रीज हुई है। देयर वर सम इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट कि उनको फिर थोड़ा इमरजेंसी पैरोल में छोड़ दिया गया, वापस छोड़ा गया, है ना, इमरजेंसी पैरोल में छोड़ा गया। उनकी इमरजेंसी पैरोल 1-1 साल की कर दी गई, बढ़ा के टाइम पीरियड 300 दिनों तक के लिए इमरजेंसी पैरोल बाहर, मतलब उनको बाहर छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ओवर क्राउडिंग ऑलरेडी जेलों में है ना। इंडिया की सारी जेलों में ओवर क्राउडिंग है, और खास तौर पे
मतलब जो इधर के स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, ठीक है ना। तो अभी कोविड-19 के टाइम में वही आपको डिस्टेंसिंग के अंतर्गत आप सबको पता होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, टू बी एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत प्रिजनर्स को एक दूसरे से दूर रखने के लिए बेसिकली उनको थोड़ा डीकंजेस्ट किया गया। तो अब वही एक कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी 10.42% कम है जेलों में लोग इस समय। उनकी रिपोर्ट का नाम है रिस्पॉन्डिंग टू द पैंडेमिक प्रिजन एंड ओवर क्राउडिंग, मतलब पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में हमने किस तरीके से प्रिजन से ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए किया है, बेसिकली दैट इज द रिपोर्ट रिस्पॉन्डिंग टू द पैंडेमिक प्रिजन्स एंड ओवर क्राउडिंग, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है, आप उस मेंस के क्वेश्चन को लिख लीजिए कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द प्रिजन सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द प्रिजन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है ना। व्हाट आर योर सजेशंस, What are your suggestions to these problems? सबसे पहले तो आपको चैलेंजेस बताने हैं, प्रॉब्लम्स बतानी है टू द प्रिजन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो इंडिया में प्रिजनर्स का सिस्टम है उसमें। एंड दूसरी चीज इसमें आपको ये बताना है कि क्या सॉल्यूशंस आप बताएंगे, क्या सजेशंस आप बताएंगे इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द प्रिजन्स इन इंडिया। तो राइट डाउन दिस मेंस क्वेश्चन, इसके आंसर आप करिएगा, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका GS2 में भी आ सकता है, दैट कैन कम इन द GS2 पेपर। GS2 में आपका प्रिजन रिफॉर्म्स या इन सब चीजों से ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो GS2 का टॉपिक रहेगा बेसिकली, आप इसको याद रख लीजिए, है ना। CHRI आया है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, तो उसके बारे में बता देता हूं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव एक इंडिपेंडेंट, नॉन प्रॉफिट, नॉन पार्टीजन, इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट, नॉन प्रॉफिट, नॉन पार्टीजन, इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के एरिया में काम करता है। 1987 में कहना चाहिए, जो सेवरल कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन है उन्होंने ये CHRI का फाउंडेशन रखा 1987 में, ठीक है ना। एंड जो 53 नेशंस हैं, एसोसिएशन ऑफ 53 नेशंस अमंग द कॉमनवेल्थ, दे प्रोवाइड द मेंबर कंट्रीज अ बेसिस ऑफ शेयर्ड कॉमन लीगल सिस्टम। बेसिकली वही है कि जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, 53 नेशंस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था 1987 में, इसको बनाया गया था ह्यूमन राइट्स के फाउंडेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए। CHRI बेसिकली प्रमोट करता है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका अक्षरशः पालन किया जाए, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो नेशनली इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, प्लस जो आपके डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है वहाँ पर उनको इंक्लूड किया जाए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि CHRI का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखेगा। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी। एप्पल पुट्स विस्ट्रॉन ऑन नोटिस आफ्टर द फैक्ट्री राइट। अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि बेंगलुरु में क्या हुआ था, बेंगलुरु में एप्पल ने एक यूनिट बनाई थी जिसको विस्ट्रॉन, एक ताइवानीज कंपनी है विस्ट्रॉन नाम की, जो कि उसको हैंडल कर रही थी। एप्पल की यूनिट थी, विस्ट्रॉन उसको हैंडल कर रहा था। हुआ ये कि वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस बहुत पुअर थी, वर्किंग कंडीशन भी पुअर थी, प्लस उनको उनके वेजेस नहीं दिए गए थे, है ना। 2 से 3 महीने तक के उनके वेजेस उनको नहीं दिए गए थे। तो अभी हुआ क्या कि सारे वर्कर्स ने मिलकर राइट कर दिया और विस्ट्रॉन की यूनिट में जाकर के बहुत सारे वहाँ पे एप्पल के फ़ोन और ये सब तोड़ ताड़ दिए, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। तो यहाँ पर एप्पल ने जो है विस्ट्रॉन को नोटिस दिया कि आप वहाँ पे वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करें। देयर एम इज़ टू हैव गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द लेबर्स, तो वहाँ उनके साथ कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छा स्टैंड है जो कि एप्पल ने लिया है ना, ये बोलते हुए कि उनका नुकसान हुआ। उन्होंने ये बोला कि आप पहले वर्कर्स के राइट्स को देखिए, आप उनके पहले वेजेस पूरे कीजिए एंड दीज थिंग्स शुड नॉट रिपीट, है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। विस्ट्रॉन का केस ये बेंगलुरु में हुआ है ना, दैट हैपेंड इन बेंगलुरु, ये आप याद रखेगा, ठीक है ना। FIEO suggests supports development fund to फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब हुआ क्या है कि FIEO क्या होता है, FIEO है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं हम। इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं कि क्या कर सकते हैं आप लोग ताकि जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ावा मिले। तो सजेशंस में कुछ सजेशंस मैं बताता हूँ, ये GS3 में आप लिख सकते हैं कि अगर आपसे कहीं कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे बोला है डिडक्शन ऑफ जो टैक्सेस हैं, एक्सटेंडिंग टैक्सेस है उनका डिडक्शन करो सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर टैक्सेस नहीं लगेंगे तो वो
मतलब ज़्यादा इजीली जा पाएगा, है ना, ईज ऑफ डूइंग उसको भी प्रमोट करेगा और ज़्यादा उसका बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा है प्रोवाइडिंग अ डीम्ड एक्सपोर्ट स्टेटस टू द इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी फंड्स का, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का बेनिफिट जो है, कवरेज जो है ना, टू बैंक्स फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस, उसमें एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए बढ़ावा देना चाहिए, एक्सपोर्ट के फाइनेंस को बढ़ावा देना चाहिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी आपको देनी चाहिए। देन हायर बजट एलोकेशन फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए आपको हायर बजट एलोकेशन करने की जरूरत है। दीज आर द सजेशंस विच आर गिवन बाय FIEO द्वारा ये सजेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। FIEO जो है आपका 1965 में ये बना था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत है। इट इज द एपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, याद रखेगा। FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एपेक्स ट्रेड प्रमोशन बॉडी है, ट्रेड को प्रमोट करती है, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा सेटअप किया गया था। एंड प्राइवेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेगमेंट इन 1965 में बनाई गई थी। That organization is responsible for representing and assisting the Indian entrepreneurs and exporters in foreign markets. Foreign markets में इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को रिप्रेजेंट करने का काम FIEO का है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऊपर मैंने बताया था ना, वो आपका 1945 में बना था, याद रखिएगा 1945 में बना था। उसके ईयर अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ साइंस एंड टेक पेज में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पेज है ये, है ना। तो सबसे पहले एथिकल चैलेंजेस ऑफ वैक्सीनेटिंग पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज। अब ये आपका GS4 में भी आ सकता है, एथिक्स में भी आ सकता है ना, क्योंकि एथिकल चैलेंजेस क्या क्या है इन वैक्सीनेशन ऑफ द पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज मतलब और अलग अलग बीमारी, कोविड के अलावा भी जो दूसरी बीमारियां हैं जिन लोगों को, उनको वैक्सीनेशन आप किस तरह से देंगे, किस ऑर्डर में देंगे, उसको लेकर के क्या क्या एथिकल चैलेंजेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। GS4 का टॉपिक है बेसिकली। देख लेते हैं एक एक करके, मैं आपको लिस्ट कर देता हूं एक एक करके क्या क्या चैलेंज है। सबसे पहला जो है, जो रिस्क ग्रुप्स हैं, द पीपल विद द रिस्क ग्रुप्स, आप उनको किस तरीके से वैक्सीनेट करोगे। पहले किसको, क्योंकि रिस्क ग्रुप में तो चारों रिस्क ग्रुप में ही है, जैसे कौन कौन से हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन पर्सन्स हैं, पर्सन्स विद 50 ईयर्स ऑफ मोर देन एज 50 ईयर्स जो है, ठीक है ना, या फिर 50 ईयर्स से ज्यादा जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। अब ये सारे ही रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो सबसे पहले आप किसको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करोगे, किसको नहीं करोगे, दैट इज द फर्स्ट एथिकल चैलेंज, क्योंकि दीज आर ऑल फ्रॉम द रिस्क ग्रुप्स। रिस्क ग्रुप में भी आप किसको प्रेफरेंस देते हो, दैट इज द फर्स्ट एथिकल चैलेंज, ठीक है ना। अब हम जो स्पेसिफिकली टॉपिक है वो ये है कि कोमॉर्बिडिटीज वाले जो लोग हैं उनको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो कोमॉर्बिडिटीज में है वो भी दो तरीके के हैं। एक तो ये जिनको कोई एक बीमारी है, कोविड के अलावा कोई एक बीमारी है, एक वो जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज है। तो अब आप कोमॉर्बिडिटी में भी दो आपके पास ग्रुप हो गए, जिनको या तो एक ही बीमारी है और या तो जिनको 2 से 3 बीमारियां हैं। अब इसमें भी क्या होगा कि जिसको एक बीमारी होगी, मान लो कोई बहुत ज्यादा डेडली बीमारी हो, और मल्टीपल वाला ऐसा होगा कोई जिसको बहुत सारी बीमारियां हैं और लेकिन उसको कम बीमारियां हो, कम डेडली बीमारियां हो, तो फिर ऐसे में आप किसको सेलेक्ट करोगे। सो दैट इज द सेकेंड एथिकल चैलेंज कि आप कोमॉर्बिडिटी के ग्रुप में भी कैसे डिवाइड करोगे। तीसरा जो चैलेंज है सबसे बड़ा, वो इंपॉर्टेंट चैलेंज है, मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पुअर पीपल हैं एंड जो मिडिल क्लास के पीपल हैं, जो पुअर एंड मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको तो यही नहीं पता रहता कि उनको कोमॉर्बिडिटी या कोई दूसरी बीमारी है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके साथ चेकअप ही नहीं होते इस तरीके से। जो ये लोग हैं जिनको जो पता रहता है कि उनको उनके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या चल रहा है, दे आर एक्चुअली दोज पीपल हु आर वेल अवेयर इनफ प्लस हु हैव इनफ रिसोर्सेज टू डू प्रॉपर चेक्स, जो अपनी बॉडी का प्रॉपर चेकअप करा सकें या ये करा सकें। हर समय एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है ना, जिसमें बॉडी के अंदर सारी चीजों को पता लगता है। तो बेसिकली कहना चाहिए कि अगर ऐसे टेस्ट नहीं कराएं किसी पुअर व्यक्ति ने या किसी मिडिल क्लास के फैमिली के लोग ने, जो अमूमन नहीं कराते हैं वो लोग, तो दे विल नॉट बी नोइंग दैट कि उनको कोई और बीमारी है या नहीं है ना। तो क्या ऐसे लोगों को फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे? क्या ऐसे लोगों को आप फिर वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड करो, क्योंकि उनको तो अपने कोमॉर्बिडिटी का स्टेटस ही नहीं पता है ना। सो दैट इज अनदर चैलेंज। ये भी एक अपने आप में चैलेंज ही है। तो वही चीज ऑथर ने यहां पे बोली है कि आप किस तरीके से यहां पे डिफरेंशिएट करोगे, कौन जो पुअर व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति, उसको तो पता ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एक मेल है जिसको कोमॉर्बिडिटी है और एक फीमेल है जिसको कोमॉर्बिडिटी है।
अब ऐसे में ये माना जाता है कि फीमेल ज़्यादा रेजिलियंट होती हैं और मेल ज़्यादा रेजिलियंट नहीं होते, ऐसा माना जाता है। तो अब ऐसे में क्या फीमेल को प्रेफरेंस दोगे या मेल को प्रेफरेंस दोगे? क्योंकि अगर आप बायोलॉजिकली देखो तो बायोलॉजिकली तो फीमेल थोड़ा वीक होती है, लेकिन अगर आप रेजिलियंस के मामले में देखो, जो एज के मामला है या आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मामला है, उसमें फीमेल ज़्यादा होती हैं, बेटर होती हैं। तो ऐसे में आप किसको दोगे? तो ऑथर का ये कहना है कि अगर ऐसे में मेल को दिया गया तो जो इनइक्वालिटी हो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसको और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो दिस इज अनदर एथिकल चैलेंज विच इज देयर। तो ये जो एथिकल चैलेंजेस थे मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिए कि कौन कौन से एथिकल चैलेंजेस हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन GS4। GS4 में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। फिर एक और पांचवा चैलेंज एक और है, एक व्यक्ति यंग है जिसको कोमॉर्बिडिटी है और एक व्यक्ति ऐसा है जो ओल्ड है जिसको कोमॉर्बिडिटी है। तो ऐसे में आप किसको प्रेफरेंस दोगे? यंग व्यक्ति को जिसका जीना जरूरी है, या ओल्ड व्यक्ति को कि जो अपना लाइफ स्पैन, जो अप्रोप्रिएट लाइफ स्पैन तो उसने जी लिया है? तो ऐसे में आप किस व्यक्ति को दोगे? तो दीज आर द एथिकल क्वेश्चंस दैट आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस। देन दीज आर द चैलेंजेस बेसिकली टू बी प्रिसाइज, जो आपको मैंने बता दिए। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, है ना। आगे देख लेते हैं। अगला जो न्यूज है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन लॉन्ग लाइफ साइकिल हैव इंडेंजर्ड अ कॉमन हिमालयन हर्ब। अब एक कॉमन हिमालयन हर्ब है जो कि इंडेंजर्ड स्टेटस में आ गई है IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN, वो आप सबको पता है कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सब चीजें अलग अलग कैटेगरी में करता रहता है फ्लोरा फौना का, ठीक है ना। अब एक हिमालयन ट्रिलियम नाम का एक हर्ब है, याद रखेगा, हिमालयन ट्रिलियम, याद रखेगा, हिमालयन ट्रिलियम, जिसको ट्रिलियम गोवानियनम भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिलियम गोवानियनम। तो इट्स अ कॉमन हर्ब ऑफ द हिमालयाज। इट वाज डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड बाय IUCN। IUCN ने इसको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, ठीक है ना। So the plant has became one of the most traded commercial plants। अभी recent times में it has became one of the most traded commercial plants। और इसको क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेडिसिनल क्वालिटी। जो इसकी मेडिसिनल क्वालिटी है बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इसको बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज किया गया है। एंड इट हैज़ बीन यूज्ड टू क्योर डिसीजेज लाइक डिसेंट्री, वुंड्स, स्किन बॉयल्स, इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, एज वेल एज मेंस्ट्रुअल एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। ओके, तो ये सारी बीमारियां दूर करने के लिए इसको, इस जो हिमालयन ट्रिलियम नाम की आपकी हर्ब है, इसका यूज किया जा रहा है। एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड नाउ। IUCN ने इसको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। सो फॉर दैट रीजन इट हैज बीन डन। देन राइजोम ऑफ द हर्ब, जो इस हर्ब की राइजोम है, दैट इज अ सोर्स ऑफ स्टेरॉइडल सेपोनिन्स एंड कैन बी यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एंड एंटी एजिंग एजेंट। ओके, तो इसके अंदर जो राइजोम है दैट इज यूज्ड एज स्टेरॉइडल सेपोनिन्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर एंटी कैंसर एंड एंटी एजिंग एजेंट की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। दिस इंक्रीज्ड इट्स मार्केट वैल्यू एंड दैट हैज नाउ बिकेम इजी टारगेट फॉर द पोचर्स। तो इसकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा है और इसीलिए पोचर्स इसका यूज करते हैं और इस कारण से ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन 4 स्टेट्स ओनली। 4 स्टेट्स में पाई जाती है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड उत्तराखंड। ये 4 स्टेट्स है जहां पे ये पाई जाती है। इट इज ऑफन कॉल्ड नाग छत्री। इसको याद रखेगा, जो लोकल लैंग्वेज में नाग छत्री एरियाज। दिस हर्ब ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर। नाग छत्री इसको लोकल नेम से जाना जाता है एंड इसकी जो हाइट होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सो प्लैनेट। अब एक्सो प्लैनेट्स आप सबको पता होगा, जो हमारी गैलेक्सी बेल्ट के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं उनको एक्सो प्लैनेट्स बोला जाता है ना। तो अब कुछ एक्सोप्लैनेट से हमको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग। तो एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स हैव कलेक्टेड फर्स्ट पॉसिबल रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम प्लैनेट बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो प्लैनेट है वो एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है ना। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बियॉन्ड के जो प्लैनेट्स हैं वो एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं। तो ये 51 लाइट ईयर्स अवे का एक प्लैनेट है जहां से आ रहा है। हाँ, यूज क्या हुआ है? लो फ्रीक्वेंसी एरे यानी कि लोफार यानी कि लो फ्रीक्वेंसी एरे विच इज अ रेडियो टेलीस्कोप इन नीदरलैंड्स। याद रखिएगा, लो फ्रीक्वेंसी एरे यानी कि लोफर विच इज अ रेडियो टेलीस्कोप इन द नीदरलैंड्स। वहां से बेसिकली रिसर्चर्स ने अनकवर्ड किया कि एक टाउ बूट्स स्टार सिस्टम है, टाउ बूट्स स्टार सिस्टम which is hosting a so-called hot Jupiter, a gaseous giant planet that is very close to its own sun। तो यहाँ पे
टाउ बूट्स स्टार सिस्टम है, टाउ बूट्स स्टार सिस्टम विच इज होस्टिंग अ हॉट जुपिटर लाइक गैसियस प्लैनेट, याद रखेगा वहां से ये चीज आ रही है। तो ये टाउ बूट्स सिस्टम क्या है, टाउ बूट्स सिस्टम, देखो यहाँ लिखा हुआ है टाउ बूट्स सिस्टम। अगर आपसे कभी यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ ले कि टाउ बूट्स सिस्टम है क्या, तो ऐसा ना हो कि आप इसको कंप्यूटर का कोई सिस्टम बना दीजिए, है ना। ये एक प्लैनेटरी सिस्टम, एक्सो प्लैनेट का सिस्टम है जहां से रेडियो सिग्नल मिला है। तो दिस इज अ टाउ बूट सिस्टम इज विच कंटेन्स अ बाइनरी स्टार सिस्टम एंड एन एक्सो प्लैनेट। इसके अंदर एक बाइनरी स्टार सिस्टम है प्लस एक एक्सो प्लैनेट है, एंड दिस इज डूइंग द एमिशंस, रेडियो सिग्नल के एमिशंस जो टाउ बूट सिस्टम से मिल रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। अब एक न्यूज आप खुद पढ़िएगा, व्हाई एलिफेंट्स एंड टाइगर्स डिड नॉट गो एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ये न्यूज आप खुद पढ़िएगा, एग्जाम में आपके नहीं पूछी जाएगी, दैट इज फॉर गारंटी, नॉलेज बढ़ाने के लिए आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आर एनआरआईज लाइकली टू गेट पोस्टल वोटिंग राइट्स सून, तो यहाँ पे बस एनआरआई का और पोस्टल बैलेट सिस्टम का डिस्कशन किया गया है। ये जो आपका टॉपिक है ये GS2 का टॉपिक हो सकता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंतर्गत GS2 के अंतर्गत टॉपिक हो सकता है ये, है ना। तो याद रखिएगा ये GS2 का टॉपिक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से जरूर पूछा जा सकता है। तो अभी तक होता क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 के, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को आप अमेंड कर दीजिए, और अमेंड करके जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है वो एनआरआईज को आप प्रोवाइड करिए, ठीक है ना। क्या करिए कि जो आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 के, उनको आप अमेंड करिए, एंड अमेंड करके आप जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करिए टू द एनआरआईज, एनआरआईज को प्रोवाइड करिए, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो अभी तक क्या होता है कि ये जो सुविधा है पोस्टल बैलेट की, ये केवल सर्विस वोटर्स को मिलती है। दिस इज ओनली फॉर द सर्विस वोटर्स, मतलब कि बीइंग अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन और अ मेंबर ऑफ फोर्स टू विच प्रोविजंस ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 हैव बीन मेड एप्लीकेबल, ठीक है ना। तो अगर आर्मी एक्ट के प्रोविजंस लग रहे हैं, आप ऐसी फोर्स में हो, या आप आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हो, या फिर आप मेंबर हो आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट के, एंड यू आर सर्विंग आउटसाइड द स्टेट, तो ऐसे अगर आप व्यक्ति हो, और you are a person who is employed under the government of India and is in a post outside India, तो ऐसे अगर आप कोई व्यक्ति हो तो आपको सर्विस वोटर माना जाएगा, और आपको एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कर सको। एनआरआईज को जो है, एनआरआईज को अपने यहाँ पे आना पड़ता है, मतलब कि कैसे आना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 2010 में, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 2010 में आया था, उसमें एनआरआईज को बोला गया कि भाई अगर आप 6 महीने तक किसी कंट्री में बाहर रह रहे हो, अब्रॉड बियॉन्ड द 6 month पीरियड, देन दे हैव बीन इनेबल्ड टू वोट बट ओनली इन पर्सन, तो आप वोट कर सकते हो लेकिन ओनली इन पर्सन, आपको आना पड़ेगा जरूर, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये कहा है कि हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ये देखा गया कि जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो मोस्टली केरला से हुए हैं, मलप्पुरम वाले रीजन से हुए हैं, कोझिकोड वाले रीजन से हुए हैं, मतलब कि ज़्यादातर लोग वर फ्रॉम दीज एरिया, और उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसमें से बहुत कम लोग थे जो कि एक्चुअली में वोटिंग करने आते थे। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस होना, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा ना ऐसे में, तो दैट वाज अ वेरी टफ टारगेट फॉर द एनआरआईज। उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी कि वहां आना पड़ेगा, वहां पे आकर के कैसे वोटिंग करेंगे, ये सारी चीजें। तो इनके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, दैट इज द थिंग, येट द प्रोविजन ऑफ हैविंग टू विजिट द पोलिंग बूथ इन पर्सन हैज डिस्करेज्ड एलिजिबल वोटर्स। तो वही चीज है कि जो पोलिंग बूथ पे आने वाला प्रोसीजर है, दैट हैज डिस्करेज्ड द एलिजिबल वोटर्स फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर मैंडेट, वो आकर के अपना मैंडेट नहीं निभा पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू वोट। ओके, व्हाट इज ETPBS? अब ये क्या है? अब ये वही है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो सिस्टम है, पोस्टल बैलेट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड। क्या होता है इसमें, एक तो आपको जब मिलता है पोस्टल बैलेट, वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है, और आप फिर उसको पोस्ट के माध्यम से भेजते हो, ठीक है ना। आप फिर उसको क्या करते हो, पोस्ट के माध्यम से भेजते हो। पोस्टल बैलेट्स आर सेंड इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टर्ड सर्विस वोटर्स, देखो लिखा है पोस्टल बैलेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड सर्विस वोटर को भेजा जाता है, एंड देन फिर वो रजिस्टर्ड सर्विस वोटर उसको डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके अपना वोट देता है, और फिर उसको रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देता है टू द कंस्टिट्यूएंसी वाया पोस्ट, सॉरी ऑर्डिनरी मेल के थ्रू उसको भेज देता है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी मेल के थ्रू उसको फिर वो सेंड करता है। तो दीज आर द थिंग्स, एंड ये पोस्टल बैलेट मस्ट रीच द रिटर्निंग ऑफिसर बाय 8 AM ऑन द डे ऑफ द काउंटिंग ऑफ रिजल्ट्स। काउंटिंग ऑफ रिजल्ट जिस दिन होते हैं उनके आने, उसके 8 बजे के पहले वो चीज वहां पे पहुंच जानी चाहिए, ठीक है ना। अब
वही वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि जितने भी कंट्रीज हैं जहां पे हमारे एनआरआईज रह रहे हैं उन सभी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, उन सभी को ये फैसिलिटी मिल जाए ताकि ये रिस्ट्रिक्टेड ना रहे और वो अपनी वोटिंग का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है ना। तो क्या पोस्टल बैलेट एक वायबल मींस ऑफ वोटिंग है? यस, पोस्टल बैलेट्स एक वायबल मींस ऑफ वोटिंग है, बहुत इजी होते हैं पोस्टल, और आप इंक्लूड देखो दोनों तरीके से हो सकता है, इसमें यस भी होगा और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें यस नो दोनों होने चाहिए। करना क्यों चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आपको इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोग एलिजिबल हैं वो सभी अपने वोट का अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर सकें। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी अटैच्ड हैं, क्योंकि ये वहाँ से आ रहे हैं, पोस्ट के माध्यम से आ रहे हैं, तो देयर आर हाईली पॉसिबिलिटीज़ कि इनको चेंज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली दोनों ही तरीके रहेंगे यहाँ पे, है ना। और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है और क्या इनको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो वाली बात है कि इन दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। और पहले आपको एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि ये मेक श्योर कर सके कि जो भी वोट्स आएंगे वो सही आएंगे एंड ये जो चीज़ें हैं ये मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बाधित नहीं करेंगे। जब तक आप ये मेक श्योर नहीं करते तब तक आपको एलिजिबल अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। द लॉन्ग रशियन आर्म्स इन द स्काई, अब यहाँ पे जो रशियन डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसके कारण टर्की के ऊपर काटसा लग गया, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये क्या है देख लेते हैं। ये S-400 जिसको नाटो बोलता है SA-21 ग्राउलर, इसका नाम नाटो ने रखा है SA-21 ग्राउलर, इसको रशिया बोलता है S-400 ट्रायम्फ सिस्टम बोलता है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, याद रखिएगा। It is one of the most advanced air defense system that can simultaneously track and neutralize a range of incoming objects. So it can track and neutralize a range of incoming objects spanning aircrafts, missiles, UAVs, ये सारी चीज़ों को ये ट्रैक भी कर सकता है, न्यूट्रलाइज भी कर सकता है एयर में, ठीक है ना। एंड इट इज स्पेसिफिकली सूटेड टू टेक डाउन स्ट्रेटेजिक एरियल प्लेटफॉर्म्स लाइक बॉम्बर्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स, reconnaissance aircraft and advanced early warning control system. तो इट इज सूटेड टू टेक डाउन स्ट्रेटेजिक एरियल प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत सारे एरियल प्लेटफॉर्म्स को ले सकता है, जैसे कि बॉम्बर्स, मिड एयर रिफ्यूलर के रूप में, रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट के रूप में, अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। S-400 is fully mobile and each system has a 3D phased array, fully mobile है and acquisition radar, it has an acquisition radar जिसकी tracking around 300 targets तक को track कर सकता है up to 600 किलोमीटर, तो 300 targets को track कर सकता है up to 600 किलोमीटर। that is very very important, इसीलिए बहुत ज़्यादा safe defense system माना जाता है इसको। S-400 को इंडिया अभी भी डील कर रही है, इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से टर्की के ऊपर काटसा लगाया है तो वो देखने वाली बात रहेगी कि इंडिया इस डील के साथ मूव अहेड करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।